हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन वर्ल्ड के इस चैनल पर। आज क्लास 10th के इस नए बैच में आप लोगों को मैं रियल नंबर पढ़ाने जा रहा हूं और मैं आशा करता हूं इसे आप बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पूरे क्लास में रुचि लेकर पढ़ेंगे। तो आज हम लोग रियल नंबर्स पढ़ेंगे। रियल नंबर्स हम लोग पहले से जानते हैं, जो कि प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े हैं। हम लोग को थोड़ा नॉलेज होगा नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स, ये नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाएंगे, मतलब नो एंडिंग ऑफ द नंबर। दूसरा नंबर है होल नंबर। इसमें हम लोग 0 ऐड कर दें तो ये नंबर होल बन जाता है, बाकी है तो वो खत्म होगा ही नहीं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता था, एक नंबर लाइंस लेते थे हम लोग, देखते थे, और इस नंबर लाइंस के मिड में अगर हम 0 लेते थे तो राइट साइड में जितने भी डिजिट्स आते थे, जितने भी नंबर, वो सारे नंबर्स क्या होते थे, पॉजिटिव इंटीजर्स टिल इंफिनिटी, और इधर नेगेटिव इंटीजर लेफ्ट साइड में टिल इंफिनिटी, क्योंकि नंबर कभी खत्म नहीं होता है। देयर इज नो एंडिंग ऑफ द नंबर। तो 0 के राइट साइड में जो इंटीजर आता है वो है पॉजिटिव इंटीजर, और इधर वाले इंटीजर्स क्या कहलाते हैं, इंटीजर। फिर हम लोग पढ़े होंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। फिर हम लोग पढ़े होंगे रेशनल नंबर, पढ़े हैं ना। रेशनल नंबर में हम लोग ये पढ़ते थे कि ऑल द इंटीजर्स विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q। किसी बुक में हम लोग पढ़े होंगे इन द फॉर्म ऑफ a by b। तो ये p by q क्या होता था उसको हम लोग समझेंगे। ये p इंटीजर्स होते थे, मतलब किसी में से कोई एक नंबर यहाँ हम p के जगह ले सकते हैं या फिर q के जगह ले सकते हैं, लेकिन p के जगह हम 1 रख सकते हैं, q के जगह 2 रख सकते हैं, रेशनल नंबर बन गया। लेकिन q के प्लेस पे हम लोग कभी भी 0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि नीचे का वैल्यू 0 हो जाने से वो नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाता है। उसका उस वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बात समझ में, डिफाइन भी नहीं कर पाएंगे अगर हम q का वैल्यू 0 लें। ठीक है। निगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं p के जगह, क्योंकि इंटीजर में निगेटिव भी आते हैं। तो यहाँ पे हम -1 ले सकते थे, यहाँ पे 3 ले सकते थे। तो ये सारा क्या हो जाते थे, रेशनल नंबर, है ना। तो रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इन सभी नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं, रियल नंबर से। और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन हम लोग जो जितना जनरल पढ़े हैं उतना ही नहीं आएंगे। तो हम लोग इतने के बारे में जानते थे, और इन्हीं नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, रियल नंबर्स कह सकते हैं। मतलब सिंपल में बोला जाए तो ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, है ना। बहुत इजी है, तो छोटा सा चीज है, बस इसको समझने का बात है। हम लोग रियल नंबर समझ गए हैं, तो हम लोग इसकी क्लास 10th में सबसे फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। क्लास 9th में हम लोग पहले इसके बारे में पढ़े हैं। अब हम लोग इसमें कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, रियल नंबर्स के अंदर की बात है, हम इसको इरेज कर देते हैं।
तो रियल नंबर के बारे में हम लोग बेसिक चीज पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा और एक बेसिक बात, बचपन में हम लोग छोटा सा जिसको डिवाइड या डिवीजन करते थे उसको हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे, भूल गए होंगे शायद। छोटा सा एग्जाम्पल कि 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, सबको ये बात मालूम होगा कि 5 को 2 से डिवाइड कैसे करते हैं। नहीं जानते हैं तो ऐसा हम लिखेंगे 2, इधर लिख लेंगे, इधर लिख लेंगे 5। अब ऐसे कर देते थे, बड़ा अच्छा से टीचर बताते थे कि ऐसे लिखोगे। उसके बाद फिर 2 का टेबल पढ़ना बच्चा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्या बात है, बड़ा अच्छा टेबल है ये। यहाँ मेरा रिमाइंडर बच जाता 1। हम एक एक बात याद रखेंगे कि किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या नहीं बोलते हैं। इसको जो बच जाता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर, यही ना बोलते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। उसके बाद इधर ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड, DIVIDEND, डिविडेंड। उसके बाद जो डिवाइड करने वाला है उसको डिवाइजर, है ना, DIVISIOR, डिवाइजर। और ये जो है जिसका वैल्यू फाइनली डिवाइड होने के बाद जो आ रहा है रिजल्ट, वो है कोसेंट। ये बचपन में पढ़ते थे, एक बार और पढ़ना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। अब हम एक जादू सीखेंगे यहाँ पे, जो बचपन में सीखते आए थे। मिडिल वाला जो डिविडेंड है इसको हम ऐसे ला सकते हैं, 2 को 2 से इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2, कितना हो गया? 4। और इस 4 में 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? क्या बात है। जब हम डिवाइजर को कोसेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइजर को कोसेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिमाइंडर को ऐड कर दे रहे हैं, तो मेरे को डिविडेंड मिल जा रहा है। क्या मिल जा रहा है? डिविडेंड। तो एक फॉर्मूला बना यहां से, डिविडेंड इज इक्वल टू, क्या है ये? डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। एक फॉर्मूला बन गया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला बचपन से हम लोग हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा बारीक बारीक जानते थे, बहुत ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देते थे कि ऐसा होने से ऐसा होता था। सबको ही मालूम होगा, सबको थोड़ा थोड़ा, बहुत लोगों को बढ़िया से मालूम होगा, क्योंकि यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं डिविडेंड 5 है, डिवाइजर 2 है, कोसेंट 2 है, रिमाइंडर 1 है। 2 2 जा 4 प्लस 1 5। बहुत इजी, आसान है ना, हार्ड नहीं है, ठीक है। बुक में क्या करता है, इसको कैसे लिख देता है वो हम देखेंगे। यहाँ पे ऐसा सिस्टम बना दिया, ठीक है। यहाँ लिख रहा है ए, डिविडेंड के जगह लिख दिया ए, ठीक है। और यहाँ लिख दिया बी, डिवाइजर के जगह पे यहाँ लिख दिया क्यू, कोसेंट के प्लेस पे। अब b से q को डिवाइड करेंगे कितना टाइम्स में, जो भी कितना भी टाइम्स आएगा, फलना x टाइम्स कुछ आया, माइनस करने के बाद क्या बच गया? रिमाइंडर, ठीक है। माइनस की a में x, क्या बचता है? रिमाइंडर बचेगा, कुछ तो बचेगा, a माइनस x, ठीक है। अब x कोई भी वैल्यू हो सकता है, हमको मालूम नहीं है, बस हम एक फॉर्मेट बना रहे हैं। तो b से a को डिवाइड किए, कोसेंट आया q, रिमाइंडर आया r। यहाँ पे कुछ वैल्यू जैसे 4 आया था, तो यहाँ भी हो सकता है 4 5 कुछ भी आ रहा होगा, जब यहाँ वैल्यू के टर्म में लेंगे तो इसको किस जैसा कैसा लिख सकते हैं? फॉर्मूला में अगर हम लिखना चाहें तो डिविडेंड कौन है? ए है, डिवाइजर कौन है? बी है, कोसेंट कौन है? क्यू है, रिमाइंडर कौन है?
आर। तो एक फॉर्मूला बन गया ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ये वही है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। बस समझ में आ रहा है? यही फॉर्मूला कहीं कहीं पे बुक में मिलेगा। ऐसा फॉर्मूला बड़ा सा लिखने में थोड़ा लंबा लंबा लिखना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला अगर हम याद कर ले तो ये शॉर्ट पड़ेगा, इसलिए ऐसा लिखा पड़ता है। एक बात और ध्यान देंगे, यहाँ पे ये जो डिवाइजर है 2 है ना, जो कि हमेशा इस रिमाइंडर से बड़ा बचना चाहिए। अगर रिमाइंडर बड़ा हो जाता तो जैसे एग्जांपल के लिए 2 से 25 को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 2 1 जा 2 कैंसिल हुआ, बचा क्या रिमाइंडर। यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 2 से बड़ा है। बात समझ में आ रहा है? रिमाइंडर अगर 2 से बड़ा हो तो फिर से यानी डिवीजर से बड़ा, डिवाइजर से अगर बड़ा रिमाइंडर बच जाए तो रिमाइंडर को फिर से डिवाइड करना पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो फिर हम फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 2 जा 4, अब रिमाइंडर बचा 1। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जब भी रिमाइंडर बच रहा है डिवाइजर से छोटा है। बस समझ में आया? डिवाइजर से रिमाइंडर क्या है? छोटा। ये हमेशा होता है, ऐसा ही होना चाहिए। क्लियर है? अगर डिवाइजर से छोटा नहीं रहेगा रिमाइंडर तो फिर से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर हम 2 से लेते हैं सर 4 को डिवाइड करते तो 2 2 जा तो 4 हो जाता, फिर रिमाइंडर तो 0 बचता है। रिमाइंडर कुछ बचते नहीं करता, तो इस फॉर्मूला में क्या लिखते हैं? वहां पे हम कहते हैं कि r क्या है? 0 है। क्या कहते हैं? 0 r है। एक बार और ध्यान देंगे यहाँ पे, तब से एक मेरा फॉर्मूला बन गया 2 2 जा 4 प्लस 0, 4 प्लस 0, 2 इंटू 2 प्लस 0, 2 2 जा 4, बस आ गया। यहाँ रिमाइंडर नहीं बचा तो 0 लिख दिया आगे जगह पे। यहाँ पे रिमाइंडर बचा था, यहाँ पे 25 इज इक्वल टू 2 इंटू 12 प्लस 1 होगा। 12 2 जा 24 प्लस 1 25 हो गया। तो हम लोग यहाँ एक और फॉर्मूला बना के लिखेंगे कि ये जो रिमाइंडर है, ये जो नीचे बच रहा है ये रिमाइंडर है ना, ये रिमाइंडर अगर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा तो 0 बचेगा, एग्जैक्टली डिवाइड होगा तो, या फिर 0 से बड़ा बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर 0 बचेगा या फिर 0 से बड़ा बच जाएगा जी, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? देखो कि रिमाइंडर 0 के बराबर बच रहा है, 0 के, कभी कभी रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं, रिमाइंडर 0 के बराबर हो गया, या फिर किससे छोटा बच रहा है? डिवाइजर से। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा ना, तो रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा। डिवाइजर यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे b से छोटा, ये तो होना ही चाहिए। रिमाइंडर हमेशा इस b से क्या होना चाहिए? छोटा। और 0 के कभी कभी रिमाइंडर 0 भी तो बचता है, रिमाइंडर कभी कभी क्या बचता है? 0। तो इसलिए r को हम 0 के इक्वल भी लिखे, लेकिन ये लिखना सही नहीं है, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करना होगा। क्यों? देखो ध्यान देना, रिमाइंडर 0 बच सकता है, रिमाइंडर 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 भी बच सकता है। अलग अलग वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो कभी 3 बचता है, कभी 2 बचता है, हाँ, कुछ भी बचे, लेकिन जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा ही बचेगा ये वाला रिमाइंडर। बात समझ में आया? तो हम हमेशा इसको ऐसा लिखेंगे कि या तो रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा भी तो होगा ना। 1 क्या है? 0 से बड़ा है कि नहीं? इसीलिए थोड़ा सा यहाँ चेंजिंग कर देंगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 से बड़ा भी है यार, या 0 के बराबर भी हो सकता है। दोनों बात यहाँ पे मीनिंग आएगा।
ऐसा लिखने का मतलब हुआ कि r जो है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है, यानी 1 है 0 से बड़ा है, या 0 के इक्वल भी हो सकता है। बात समझ में आया? तो दोनों जब दो बात एक साथ है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 से बड़ा या 0 के इक्वल बराबर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन लिखिए। यहाँ पे ध्यान देना, जब हम डिविडेंड लाना चाहते हैं तो डिवाइजर को कोसेंट से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर से प्लस कर देंगे, और हम यहाँ पे देखेंगे कि रिमाइंडर जो है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, 0 से इक्वल भी हो सकता है, या फिर 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा रिमाइंडर बचता है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी और भी क्लियर होते जाएगा। तो ये हो गया डिवाइजर है, ये वाला डिवाइजर से छोटा होगा मेरा कौन, रिमाइंडर, और फिर 0 से बड़ा या 0 के इक्वल भी बच सकता है, ये कंडीशन है। ऐसे आगे हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। क्या है यहाँ पे कि कोई भी ये जो डिवाइड किए थे ये एक इंटीजर है ना, क्या है? ऐसा जरूरी कि 5 को 2 से डिवाइड करोगे, -5 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हो, वैल्यू निगेटिव आता। बात समझ में आया क्या? तो इंटीजर है ना जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो कोई भी इंटीजर, लेकिन हम लोग यहाँ पे निगेटिव इंटीजर नहीं लेंगे बाबा, निगेटिव नहीं लेना है। कैसा इंटीजर लेना है? पॉजिटिव इंटीजर लेना है। कहीं भी पूरे चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे हम निगेटिव भी ले सकते थे, ऐसा बात नहीं, वैल्यू निगेटिव में आता, लेकिन यहाँ पे बार बार बुक में हम यही पढ़ेंगे एनी पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा। पॉजिटिव इंटीजर मतलब नंबर लाइंस में 0 के बाद इधर वाले को लेना है, इधर वाले को नहीं लेना है। इंटीजर तो पॉजिटिव निगेटिव 0 सब मिला के होता है, होल नंबर नेचुरल नंबर सब है उसमें, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर को ही लेने कह रहा है इसमें सॉल्व करते समय। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। ठीक है, और कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 5 है, देखो पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 5 है, उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं कोई दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से, तो एक तीसरा पॉजिटिव इंटीजर 2 आया और एक रिमाइंडर 1 आया। बात समझ में आया? इसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसी चीज को, ये जो बताया ना, ये जो बात है, ये a=bq + r, इसको बनाने वाला जो मैथमेटिशियन था वो था यूक्लिड। कौन थे? यूक्लिड। तो इसीलिए हम अभी जो पढ़े ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेमा क्या है? अभी तुरंत हम सीखे, जब हम a जैसा कोई इंटीजर लिए, उसको हम b कोई दूसरे इंटीजर से डिवाइड किए, तो एक होल नंबर आया, यूनिक होल नंबर, यूनिक होगा क्यों? कोसेंट, ये होल नंबर है भाई, कोई नंबर है, होल नंबर आया क्यों? और उसको नीचे कुछ वैल्यू आएगा, उससे माइनस करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा, जिसको हम लिख सकते हैं a = b × q + r। इसी स्टेटमेंट को लेमा के नाम से, यूक्लिड डिवीजन लेमा बोले। ये डिवीजन के लिए दिया हुआ रूल है ना, डिवीजन के लिए दिया हुआ रूल है ये, इसको हम बोलेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। यानी कि लेमा क्या है? एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है
स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट है कि भाई हम फलना को ऐसा वैसा वैसा ऐसे कुछ बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट हो गया। इसी तरह से देखो किसी पॉजिटिव इंटीजर को कोई दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करोगे तो एक परसेंट आता है और एक रिमाइंडर आता है। जब इसको हम डिविडेंड कहेंगे, इसको डिवाइजर कहेंगे, इसको परसेंट, इसको रिमाइंडर। डिवाइजर को परसेंट से इंटू करेंगे और रिमाइंडर को प्लस कर देंगे तो डिविडेंड के बराबर हो जाता है। तो एक स्टेटमेंट बनाए ना हम, ऐसा क्या है, स्टेटमेंट है कि इसको इससे इंटू कर दो और इसको रिमाइंडर को प्लस कर दो, मेरा मिडिल वाला टर्म आ जाएगा, तो बीच में इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिविडेंड कहते हैं। एक स्टेटमेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो लेमा एक स्टेटमेंट है। क्या है? स्टेटमेंट है, जो प्रूवन स्टेटमेंट, प्रूव करके दिखाया भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा स्टेटमेंट है, प्रूवन स्टेटमेंट, प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है ना। और इस स्टेटमेंट का यूज करके बाकी अलग अलग स्टेटमेंट को प्रूव करने में हम इसको यूज कर सकते हैं, है कि नहीं? इस स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट को भी प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं, बाकी सारे चीज को प्रूव करेंगे इसके यूज कर करके, है ना। तो लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिससे बाकी स्टेटमेंट को भी प्रूव किया जा सकता है। बात समझ में आ गया? लिखोगे क्या? इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट्स। ठीक है, आगे हम आएंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अभी हम पढ़े, ये बनाए कौन थे? यूक्लिड, इसलिए उनका नाम आया उसमें। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा था, अब हम पढ़ेंगे एल्गोरिदम। ये यूक्लिड का ही दिया हुआ है। इसमें क्या अंतर है? इसमें स्टेप्स है। एल्गोरिदम क्या है? वेल डिफाइंड स्टेप्स। इसमें कुछ स्टेप्स है, ठीक है। यानी कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस लेमा का यूज करते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एल्गोरिदम बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, हम अभी दिखाते हैं। एग्जाम्पल लेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि एल्गोरिदम क्या है, कैसे स्टेप्स उसमें चलते हैं। तो हम डिवाइड करने जाएंगे। हम क्वेश्चन एक तो ले रहे हैं, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम using Euclid division algorithm, find the HCF of the number है यहाँ पे 867 and 255, 867 and 255। ये भी तो हम एल्गोरिदम समझने के लिए हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से हमको एल्गोरिदम तो समझ में आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हम एक वर्ड यहाँ पे HCF वाला टर्म समझने के लिए हमको थोड़ा सा दिक्कत होगा। जो लोग समझ चुके हैं उनको तो आता होगा, क्योंकि बचपन में पढ़े हो। नहीं पढ़े हैं तो फिर देखिए कैसे होगा। HCF क्या है, पहले हम HCF का कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, क्या होता है HCF, उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। तो HCF सीखने के लिए हमको कुछ छोटे छोटे टर्म लेना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि HCF होता क्या है। कितने लोग को आता होगा? हाथ खड़ा करने वाले आता है सबको? ठीक है, तो देखो एक नंबर ले रहे हैं छोटा सा, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए HCF क्या क्या है। छोटा वैल्यू लेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, नहीं तो बड़ा वैल्यू लेंगे तो फिर दिक्कत होगा। तो एक छोटा सा वैल्यू क्रिएट करना होगा। 36 ले रहे हैं एंड 84 ले रहे हैं। अब इन दोनों नंबर का हम HCF निकालने जा रहे हैं, ठीक है। दोनों नंबर का HCF कैसे निकालेंगे? तो दो मेथड, एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन करके,
और एक मेथड है डिवीजन करके। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन समझाएंगे, उसके बाद डिवीजन। दोनों तरीका से हम एचसीएफ निकालने सिखा देंगे, ठीक है। और इसी में हम एलसीएम का भी थोड़ा चर्चा कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। तो 36 को हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका। इसका टेबल से काट देंगे 18 टाइम्स, 9 टाइम्स हो गया, 84 का 42 टाइम्स हो गया, 21 टाइम्स हो गया। सबसे छोटा वैल्यू से डिवाइड करना है। अब हम इसमें एचसीएफ निकालने के लिए हम इसको पहले 36 ऐसे लिखे, यहाँ लिखेंगे 2 टाइम्स, 3 भी कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स। 84 में लिखेंगे ऐसे 2 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स, 3 एक ही टाइम्स है, और 7 ठीक है। सॉरी 3 2 टाइम्स है। यहाँ पे ध्यान देना, एचसीएफ में जो दोनों में वैल्यू होगा, कॉमन वैल्यू होगा, उसको लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों में 2 टाइम्स है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 टू द पावर 2। ये हो गया एचसीएफ। इसको और आसान से समझना होगा तो ऐसे, इसको हम ऐसा लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक बार देखते हैं इसको, क्योंकि हम लोग ज़्यादा इजी समझने का प्रयास करते हैं। जितना इजी समझ में आ जाए, बाद में हम उसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ पे ये कॉमन हुआ, एक 2 कॉमन हो गया, 2 लिख देंगे। ये दूसरा वाला 2 भी कॉमन है तो लिख देंगे 2। ये 3 कॉमन है, ये लिख देंगे 3। और फिर कोई जो कॉमन नहीं है उसको हम नहीं लिखेंगे। ये हो गया 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि 12 इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, है ना। अगर हम पावर के फॉर्म में लिख रहे थे तो ऐसे कर रहे थे 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3 सिंगल टाइम्स एंड 7। यहाँ पे हम 2 दोनों में था, इक्वल टाइम्स था, तो 2 का पावर 2 लिख देते हैं। और 3 दोनों में से जो लीस्ट पावर होगा उसको लिखेंगे। यहाँ 3 टू पावर 1 है तो ये वाला लिखाएगा केवल, क्योंकि 3 3 तो दोनों में है ना, एक एक, तो 3। तो 2 2 जा 4 इंटू 3, 4 3 जा 12। एचसीएफ निकल गया। तो दोनों तरीका से लिखने के लिए समझ में आ जा रहा है। अब एक एग्जांपल से थोड़ा सा इसको और एचसीएफ को हम लोग थोड़ा और आसान करके समझेंगे। एचसीएफ वो चीज है, यहाँ पे 12 आया ना, जो एचसीएफ आता है वो दोनों को डिवाइड कर पाता है। जैसे 12 का टेबल में 36 भी आता है, एचसीएफ से कौन डिवाइड हो रहा है, वो दोनों नंबर डिवाइड हो रहा है। 12 का टेबल में 36 आता है कि नहीं, 12 3 जा, और 84 भी आता है कि नहीं, 12 7 जा। तो एचसीएफ दोनों में कॉमन है ना, लेकिन लीस्ट है ना, दोनों में कॉमन है, हाईएस्ट है, लीस्ट नहीं, हाईएस्ट है। भाई कॉमन तो दोनों में 2 2 भी था, इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था कि नहीं था। 2 का टेबल से भी जा रहा था, 2 का टेबल से भी जा रहा था। तो तुम्हारा मन में सवाल आना चाहिए कि सर 2 तो दोनों में कॉमन है, तो एचसीएफ तो 2 ले लेते, सबसे लीस्ट वही है। लेकिन लीस्ट नहीं लेना है, या कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, कॉमन फैक्टर लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसीलिए एचसीएफ ना हुआ। बात समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ क्या समझ में आ गया कि जो भी एचसीएफ होता है वो दोनों वैल्यू को डिवाइड कर पाता है। 36 को भी डिवाइड कर लिया 12 का टेबल से, और 84 भी डिवाइड हो गया कंप्लीटली।
है ना। अच्छा, एलसीएम का कहानी समझते हैं। ये तो था एचसीएफ। अभी फैक्टराइजेशन ही मेथड को ही करेंगे हम। एलसीएम में क्या करेंगे वो देखेंगे। यहाँ पे जो एलसीएम का मेथड है उसमें जो कॉमन था वो तो लेंगे ही। इसमें दोनों में दो 2 कॉमन था तो 2 को लेंगे, इस दूसरा 2 को भी लेंगे, 3 को भी लेंगे। कॉमन को एक ही बार लिखेंगे। अब जो कॉमन नहीं है कौन कौन, 3 और 7 को लिख देंगे। जो नहीं कॉमन है, ये कॉमन था एक बार लिख दिए, दूसरा वाला कॉमन था एक बार लिख दिए, ये भी कॉमन था एक बार लिख दिए, ये वाला बच गया फिर उसको भी लिख दिए। क्लियर है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84 एंड 84 3 जा 25, 252 हो गया ना। है तो ये आ गया एलसीएम। ठीक है। तो एचसीएफ हो या एलसीएम हो, दोनों हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। एचसीएफ एलसीएम दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। और बोलेंगे सर अगर ऐसा लिखा हो पावर के फॉर्म में तो देखो ये तो ऐसा था तो जो कॉमन था उसको एक बार लिखते गए और जो कॉमन नहीं था उसको भी लिखना है। इसमें बात समझ में आया ना। कॉमन वाला तो लिखना ही है, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है। और अगर पावर के फॉर्म में हुआ तो जो हाईएस्ट पावर है उसको लिखना है। अब जब दोनों में इक्वल पावर है 2 2 ही है तो 2 का पावर 2 लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है। और 3 और 3 दोनों में 3 है लेकिन 3 में हाईएस्ट पावर वाला को लेना है। कितना, 3 टू दी पावर 2 और जो बच गया वो लिख देना है एक तो। आगे ना समझ में। तो 2 2 जा हो गया यहाँ 4 और 3 3 जा हो गया 9 और यहाँ पे हो गया 7। 4 into 63 is equal to 250। आ गया ना आंसर। तो ऐसे भी करके निकाल सकते हैं पावर वाला में। तो इसमें कौन सा लेते, दोनों में जो कॉमन है उसको लेना है लेकिन पावर कौन सा लेना है, हाईएस्ट पावर को लेना है। क्लियर है ना। आ गया। तो एलसीएम समझ में आ गया जी सबको। एलसीएम भी समझ में आ गया, एचसीएफ भी समझ में आ गया। कौन सा मेथड कहते हैं इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्यों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं वो भी समझ लो। देखिए यहाँ क्या होना है, जब हम 84 को डिवाइड किए हैं तो इससे डिवाइड किए हैं 2 से, 3 से, 7 से। और ये 2 3 7 ये सब कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। ये सब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसको एक यूनिक नंबर से डिवाइड करते हैं जिसको फिर और छोटा नहीं कर सकते। ये सब यूनिक नंबर है ना, ये प्राइम नंबर से। बात समझ में आ गया। इसीलिए हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। पर हम एचसीएफ का एक और मेथड सीखेंगे यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। 36 और 84 का हम डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तब हम समझेंगे एल्गोरिथम क्या होता है। फिर बड़ा वाला वैल्यू को हम करेंगे, पहले छोटा वैल्यू से सीखते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन था 36 और 84। तो 36 को 84 से हम डिवाइड करेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। अभी ये मेथड डिवीजन मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। ठीक है। 36 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक 84 ना आ जाए। ठीक है। तो 36 2 जा कितना होगा 72। इससे बड़ा में तो फिर वो वैल्यू ही पार हो जाएगा। यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ हो गया 1। मेरा रिमाइंडर बचा 12। हम फिर यहाँ देखेंगे कि ये जो डिवाइजर है और ये रिमाइंडर छोटा है किससे, डिवाइजर से।
हम तो बार बार बोले हैं कि रिमाइंडर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, बड़ा है ना 0 से ये, और छोटा है इससे, डिवाइजर से। अब यहाँ करना क्या है कि अब तो 36 12 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, इस 12 से इस 36 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। पर इसका पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1 लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे डिविडेंड कितना था 84, यहाँ पे डिवाइजर कितना था 36, कोसेंट कितना था 2 और रिमाइंडर कितना था 12। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। ये स्टेप जो यूज किए, एक प्रूवन स्टेटमेंट लिए थे जिसको हम बोले थे यूक्लिड डिवीजन लेमा, A इक्वल टू बी, सॉरी हाँ, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, उसी से आया है। सेकेंड स्टेप करने से पहले हम इसको डिवाइड भी कर ले। सेकेंड स्टेप नंबर 2, 36 को डिवाइड करेंगे अब 12 से, तो 12 3 जा 36, क्या बचा 0। फिर इसका स्टेप लिखेंगे, 36 A हो गया, B हो गया 12, Q हो गया 3, रिमाइंडर हो गया। जब मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, अब तो डिवाइड करने का जरूरत ही नहीं है। तब जब रिमाइंडर आया तो कौन सा वैल्यू था उस समय मेरा, 12 था। ये 12 जो है ये वही डिवाइजर है जिसको हम 36 को जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो वैल्यू मेरा क्या है 0 आ रहा है। मतलब ये जो 12 है वो क्या है, वो HCF है, ठीक है। तो यहाँ पे HCF कौन हो जाएगा 12, क्योंकि इसी से डिवाइड करने से ये वैल्यू क्या हो गया 84, लास्ट में खत्म हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया 12 HCF, ठीक है। तो HCF फाइंड कर पाए हम लोग। HCF फाइंड करने की समझ गए कौन सा मेथड से, डिवीजन मेथड से, और तब तक करेंगे जब तक कि वो 0 ना आ जाए। अगर यहाँ 0 नहीं आता तो फिर इससे 12 को डिवाइड करते, बात समझना है। और जब 0 आ जाएगा तो जिस वैल्यू से डिवाइड करने से 0 आएगा वही क्या होगा HCF। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो स्टेप लिए ये वाला, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा से लिए एक फॉर्मूला था A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये भी है वही फॉर्मूला है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। क्योंकि वो एक प्रूवन स्टेटमेंट था, हाँ, और उसी स्टेटमेंट का यूज हम यहाँ कर रहे हैं। पर ये जो स्टेप्स लिख रहे हैं, इस स्टेप्स को हम एल्गोरिदम बोलेंगे। यही स्टेप्स है एल्गोरिदम। एक्चुअल में हम लेमा का ही यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, लेकिन जो स्टेप्स यहाँ पे ले रहे हैं वो क्या है, एल्गोरिदम है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। बात समझ में आ गया, एल्गोरिदम किसको बोलते हैं, मतलब लेमा को यूज करके दूसरे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज कर रहे हैं उसको, और फिर हम उसको स्टेप्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, वो है एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। अब हम उसी का यूज करके जो क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाएंगे, क्या है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो यहाँ पे जो सबसे, इससे तो इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ये तो बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। कभी भी छोटा वैल्यू से बड़ा वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में। 255 867, अब इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं बिल्कुल वैसे ही डिवाइड करेंगे, और कोई नया मेथड तो है नहीं। तो 255 को हम 3 से इंटू करते हैं तो 5 3 जा कितना होगा 15, 5 3 जा 15 और 16, 3 to 6 और 1 7, कितना टाइम हो गया 765। 102 रिमाइंडर बच गया। इसका फर्स्ट स्टेप हम लोग लिखेंगे ना, ये 102 जो है वो रिमाइंडर है जो कि 255 से छोटा है ना। क्या लिखेंगे स्टेप 1 में, 867 इज इक्वल टू
255 इंटू 3 प्लस 102। स्टेप नंबर 1 हो गया एल्गोरिथम का पहला स्टेप। अब 102 से डिवाइड करेंगे किसको, 255 को। जब 255 को 102 से डिवाइड करेंगे तो 102 का टेबल में देखते हैं, 2 टाइम्स में हो रहा है, 2 टू द 4 0 2 1 जा 2 आ रहा है, 3 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 2 टाइम्स में हम लगा रहे हैं 204, 51 आ गया। स्टेप 2 लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे 255 102 इंटू 2 प्लस 51 आ गया सेकेंड स्टेप। फिर हम लोग 51 से डिवाइड करेंगे 102 को, तो 51 का टेबल 2 टाइम्स 3 टाइम्स जितना में भी आता है देख लेते हैं। टू टाइम्स में ही कंप्लीटली काटेंगे, तो 2 टाइम्स में 102 आ गया, कैंसिल हो गई। यहाँ पे स्टेप 3 लिखेंगे हम लोग, यहाँ हो जा रहा है 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस यहाँ पे जो आएगा वो 0 लिख देते हैं, 0। तो मेरे 0 आ गया किससे डिवाइड करने से, 51 से, यानी कि 51 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो ये जो स्टेप्स हुआ, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, ये क्या है, एल्गोरिथम है। और इसमें यूज क्या चीज का हो रहा है, लेमा का।